जातिगत जनगणना और आरक्षण पर पीएम का इशारों में बड़ा हमला। बोले हमारे लिए बड़ी जाति चार, महिला, गरीब, किसान और युवा। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू। राज्यसभा सांसदों के लिए जारी हुए कड़े निर्देश। सत्र 22 दिसंबर तक चलने की संभावना। बिहार के बाद से यूपी में जातीय सर्वे पर संग्राम। बोले डिप्टी सीएम, एसपी सरकार ने क्यों नहीं करवाई जनगणना। शिवपाल का जवाब, साफ करे रुख। राजस्थान के चुनावी नतीजे से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बीजेपी का धर्म कार्ड नहीं चला तो फिर से राज्य में बनेगी सरकार। और अमेरिका ने खालिस्तानी नेता की हत्या की साजिश का भारतीय पर लगाया आरोप। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसे इनपुट को हम गंभीरता से ले रहे हैं। जांच समिति पहले से ही बनाई गई। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पीएम नरेंद्र मोदी के विकासशील भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में मोदी की गारंटी की गाड़ी आज देश के 2 लाख से अधिक पंचायतों में लोगों को योजनाओं का लाभ और जानकारी देने पहुंच रही है। युवा, महिला, किसान या गरीब हो, हर किसी को भारत को विकसित बनाने में योगदान रहा है और होगा। मोदी की गारंटी हर बार सफल होती है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी उतनी फर्जी थी जितने वे लोग, इसलिए उनकी गारंटी उतनी ही फेल हुई जितनी उनकी सरकार फेल हुई। गरीब हो, विकसित भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और मोदी की गारंटी की गाड़ी आज देश के 2,69,000 पंचायतों में लोगों को योजनाओं का लाभ देने, जानकारी देने के लिए पहुंच रही है और लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए, संकल्प दिलाने के लिए कि हर व्यक्ति का भूमिका होगी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में। युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर किसी का योगदान होगा विकसित भारत बनाने में और मोदी की गारंटी हर बार सफल होती है। और ये मोदी की गारंटी की गाड़ी जो आज देश के कोने कोने में जा रही है, ये लोगों में एक नया विश्वास पैदा कर रही है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी दिया, 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 सालों में निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय, तो 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में दिया बिल्कुल मुफ्त। तो वहीं 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, जहां पिछले 3 सालों तक मुफ्त में अनाज मिला, अब अगले 5 साल 2028 तक बिल्कुल मुफ्त अनाज 5-5 किलो 81 करोड़ गरीबों को मिलेगा और अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी पूरे देश के लिए है। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं वायनाड के लोगों को परिवार की तरह मानता हूं। उन्होंने कहा कि आपकी राजनीतिक संबद्धता के बावजूद मैं आपको परिवार मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हम दया, भाव और स्नेह के साथ अपने मतभेदों पर चर्चा कर सकते हैं। Consider the people of Wayanad like family. ഞാൻ കരുതുന്നു വയനാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. Regardless of your political affiliation, I consider you as family. രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായും മറ്റെല്ലാ ചിന്തകൾക്കും അതീതമായും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്താനും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കരുതാനാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം. And I believe that we can discuss our differences with kindness and with affection. उदयपुर वाटी में कोरोना के बाद चीन में अब रहस्यमय बीमारी निमोनिया का डर बना हुआ है। बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को अलर्ट करते हुए साफ निर्देश दिए हैं और इस दौरान उदयपुर वाटी सरकारी अस्पताल में भी चिकित्सा विभाग के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर किशनगढ़ रेनवाल में जीएसटी टीम ने प्लाईवुड के गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की है। 4 घंटे से अधिक समय तक की कार्रवाई को लेकर जीएसटी टीम के अधिकारियों ने कार्रवाई को रूटीन वर्क बताया है। गौरतलब है कि गुरुवार को जीएसटी की टीम ने
दादू कॉलोनी में स्थित माल पानी प्लाईवुड एंड हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई की सूचना मिलने पर बड़े कारोबारी में हड़कंप मच गया। हालांकि जीएसटी टीम 4 घंटे से लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर सीआर सिंगल का कहना है कि जीएसटी कार्यालय विभाग द्वारा माल पानी हार्डवेयर एंड प्लाईवुड के जांच के आदेश मिले हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में लापरवाही बरतने का मामला बताया है। State GST department, we have received some guidelines from our headquarters CTD. The reason is that short tax paid was being deposited by the Malpani firm, and some issues that there was some stroke regarding some issues. That's why we have come here, and we are doing our duty at present, and no more information available because our procedure is going on. उधर ब्यावर में बीती रात में एक महिला के प्रसव के दौरान मौत हो जाने पर परिजनों में जमकर बवाल खड़ा है। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मृतक महिला का यह 7वां बच्चा था। इससे पहले 6 बच्चियां हैं। इस घटना को लेकर मृतक महिला के परिजनों ने चिकित्सकों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल निलंबित करने की मांग करने लगे। वहीं सबकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसमें सीएमएचओ साहब ने जांच कमेटी बनवा दी है। विषय की जांच करने के लिए 3 बाहर के डॉक्टर लगा दिए गए और पोस्टमार्टम के लिए भी 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमेटी बनाई गई और उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के लिए अपनी सहमति दी। मांग ये कि डॉक्टर को हटाएं। डॉक्टर को हटाने का तो कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी हम इसमें रिपोर्ट 2 या 3 दिन में श्रीगंगानगर के 5 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में होगी, जिसके लिए सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। सीलबंद कमरों में सारी ईवीएम रखी गई है, जिनकी सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों के हथियारबंद जवान तैनात हैं। कॉलेज परिसर के आसपास पुलिस और सीआईडी की निगरानी भी जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मतगणना वाले दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के सामने वाली रोड, 3 पुल और अंडरब्रिज से सामान्य आवागमन के लिए बंद रहेगी और इसके लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस का पूरा खाका तैयार कर दिया गया है। उधर आबू रोड की पुरानी बड़ी सब्जी मंडी गायत्री मंदिर में कपूर चंद्र श्री गुलजारी लाल अग्रवाल देवाले परिवार ने अंकुट प्रसादी का आयोजन किया है। सदर बाजार के रामा सीजन स्टोर के संचालक लोकेश अग्रवाल ने बताया कि अंकुट प्रसाद वितरण करीब 9 साल से लगातार जारी है। हर साल कार्तिक शुभ बारस के रोज माता गायत्री को अंकुट का भोग लगाकर शहर के सभी लोगों के लिए प्रसादी का आयोजन किया जाता है। इस बार करीब 6000 लोगों ने अंकुट प्रसादी ग्रहण किया है। रामासीन स्टोर कपूरचंदी गुलजारी लाइटिंग वालों की तरफ से होती है, जो काफी 8-9 सालों से हर साल की भांति इस साल भी हुई है और काफी पब्लिक आती है। लगभग 4 से 5 हजार पब्लिक का यहाँ पे प्रसादी ग्रहण करती है, जो काफी आनंद पूर्वक और बहुत अच्छी होती है। माता रानी हमेशा इस परिवार का आशीर्वाद बनाए रखें। राजस्थान के बीकानेर में पेंशन दफ्तर में पेंशन धारकों को काफी भारी भीड़ देखी गई है और ऐसा इसलिए क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारियों को हर साल कोषाधिकारी कार्यालय में अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। उसके बाद ही उनकी पेंशन की रियूनियल होती है और सतत रूप से उनकी पेंशन जारी रहती है। जो कि आज रियूनियल का आखिरी दिन था, इसलिए पेंशन दफ्तर में भारी भीड़ देखी गई। बता चले बीकानेर में 22,000 सरकारी कर्मचारी पेंशनधारी हैं, जिनमें से अब तक 50% लोग बाकी हैं और इसी पर बीकानेर के नवतेज टीवी के संवाददाता के सिंह ने कोषाधिकारी कार्यालय का जायजा लिया और कोषाधिकारी धीरज जोशी और लोगों से बातचीत की। राजस्थान के जो पेंशनर हैं उन्हें जीवित प्रमाण पत्र देना होता है और आज उसका आखिरी दिन है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तमाम पेंशनर हैं, वो आए हुए हैं, रश बराबर है। देखिए जगह जगह यहाँ पर बैठे हुए हैं पेंशनर और यहाँ करीबन लगभग बीकानेर जिले में लगभग 22,000 से भी ज्यादा यहाँ पेंशनर हैं। यहाँ बराबर निरीक्षण हो रहा है, बराबर ध्यान अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हैं जिला कोष अधिकारी धीरज जी से बात करते हैं। धीरज जोशी जी बताएं सर, क्या कुछ खास? आज लास्ट डेट है लाइफ सर्टिफिकेट की, तो हमारे यहाँ पे 22,000 पेंशनर्स है बीकानेर जिले में।
तो 4 मेथड्स हैं हमारे जिसके थ्रू आप लाइफ सर्टिफिकेट अपना वेरीफाई करवा सकते हैं। 3 जो मेथड है उनमें आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आपके फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है ऑनलाइन मेथड, आप खुद घर बैठे मोबाइल ऐप के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। सेकंड, आप ई मित्रा के थ्रू इस चीज़ को कर सकते हैं। थर्ड, जहाँ पे फिंगरप्रिंट रीडिंग की मशीन है, जैसे पेंशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी ये सुविधा उपलब्ध करा रखी है। फोर्थ जो है, आप ट्रेजरी में किसी भी गेस्टेड ऑफिसर के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा के आके यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जोशी जी, अब तक क्या स्थिति है? अब तक कितना लगभग बीकानेर में एनरोलमेंट हुआ है जीवित प्रमाण पत्र? इस बार काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। 50% के अराउंड लाइफ सर्टिफिकेट वेरीफाई हो चुके हैं फर्स्ट मंथ में। लास्ट टाइम जो ये प्रोसेस ऑनलाइन शुरू हुई थी उसमें 7 महीने तक ये प्रोसेस चली थी, इसको 7 मंथ्स तक एक्सटेंड किया गया था, उसके बाद कंप्लीट वेरिफिकेशन हो पाया था। तो अब 50% हो चुके हैं, 50% बाकी हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा चूंकि तारीख आज आखिरी है? गवर्नमेंट जो पेंशन डिपार्टमेंट जयपुर है वो मॉनिटर कर रहा है इस प्रोसेस को, रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा है। तो इन केस अगर उनको लगता है कि पूरे राजस्थान में यही सिचुएशन है तो डेडलाइन एक्सटेंड भी कर सकते हैं। भी ज़्यादा हो जाता है, पहले ये चीज़ बैंक्स के पास थी, बैंक्स बहुत सारे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वहाँ पे वेरिफिकेशन इजी था। अब एक ट्रेजरी है, वहीं पे सारा वेरिफिकेशन हो रहा है। तो 22,000 स्ट्रेंथ को देखते हुए थोड़ा टाइम लिमिट जो है वो 1 मंथ की थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। तो ट्रेजरी पर भार बढ़ गया एक तरह से, ये भी कहें? ट्रेजरी पे भार है, बट अदर मेथड्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, ऑनलाइन मेथड्स भी है, ई मित्रा के थ्रू भी है, एप्लीकेशन भी है, बट लोग मेनली जो फिजिकल मोड है वो ज्यादा यूज करते हैं, तो है सो। देखिए, यहाँ पर आपको हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ जो लोगों की जो भीड़ है, जो बराबर यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से आज आखिरी दिन पे यहाँ पर जमा करवाने आए हुए हैं। माता जी, क्या ये जीवित प्रमाण पत्र है? हाँ, जीवन प्रमाण पत्र के दस्तखत करने आए हैं, फार्म भराने आए हैं। अच्छा, नवंबर वो किस तरह से? ये जो भाई साहब है यहाँ भर देते हैं, घर से आए हैं पैदल, और वापसी में पूरी तरह टैक्स से सुविधा है? पूरी तरह से सुविधा है। पूरी तरह से आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक बीकानेर में फीडबैक ये आ रहा है कि 50% लोगों ने ही जीवित प्रमाण पत्र दिया है। उम्मीद ये की जा रही है कि राज्य सरकार इसकी डेट है जो बढ़ाएगी। केके सिंह, नवतेज टीवी, बीकानेर। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी करने और गारंटी के साथ 450 रुपए में दिलवाने की बात को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी चर्चा होने लगी है। वहां की जनता का कहना है कि जब 5 राज्यों के लिए सिलेंडर 450 रुपए में दिला सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं। इस मांग को लेकर सुल्तानपुर जिले के कांग्रेसी नेता अपने दलबल के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बता चले, पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने कांग्रेस कमेटी से एक रैली निकाली। देखिए, अभी भारत के 5 प्रदेशों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहां उन्होंने खुल के कहा कि 450 से 500 तक गैस सिलेंडर के दाम कर दिए जाएंगे। अगर उनकी सरकार बनती है तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, या मध्य प्रदेश जहाँ इनकी सरकार थी वहाँ इस तरह के दाम क्यों नहीं? इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, इनका दोहरा चरित्र है। जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ के लोगों को 1000 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे ये 450 में गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं। इनके दोहरे चरित्र को उजागर करने का काम आज कांग्रेस के लोगों ने किया है। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएं, और जल्द ही कांग्रेस पार्टी इसके लिए बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। उधर यूपी के एटा में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी ही 9 वर्षीय मुंह बोली बहन के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने 9 साल की बालिका को दवा दिलाकर घर लाते समय उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद आरोपी बेहोशी की हालत में पीड़िता को घर पर छोड़कर फरार हो गया था। 6 दिन बाद भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया और आरोपी यशवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 27 नवंबर को थाना पिलुआ पर एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था।
जिसमें नामित आरोपी यशवीर को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इसके कब्जे से घटना के समय नामित द्वारा जो कपड़े पहने गए थे और पीड़िता के वस्त्र, इन सभी को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में उसकी निशानदेही पे बरामद किया गया है तथा आरोपी को न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। उधर हाथरस के सादाबाद कस्बे में 13 वर्षीय दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और दुष्कर्म के वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। इस शर्मसार वारदात में गैर समुदाय के 3 युवक पर आरोप है। वीडियो देखने से पहले परिजनों को मामले के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित की मां ने देर रात रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके साथ ही रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक सभासद सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया है। में घटित घटना के संदर्भ में प्राप्त तहरीर के क्रम में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। कल घटना से संबंधित 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। आज शेष एक अभियुक्त और भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। उधर बाराबंकी में एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल से लौट रही एक छात्रा ने छात्रा से मनचले युवक ने छेड़खानी की, जिसके बाद छात्रा ने भी युवक की जमकर पिटाई कर दी। मामले को देख अन्य लोगों ने भी युवक को पीटा। उसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अक्सर ये युवक स्कूल के आसपास घूमता हुआ नजर आया और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से यह बदसलूकी करता भी नजर आया था। उधर बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के जंगल में गुलदार ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चा यहां गांव सब्दलपुर रहरा में अपने मामा के घर आया हुआ था। बच्चा 2 अन्य साथियों के साथ जंगल में एक पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था और इसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रशासन और वन विभाग की टीम बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल पर पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाने की कार्रवाई में जुट गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बाराबंकी जिले के विकासखंड इंदौरा में पहुंची। यहां सांसद उपेंद्र सिंह रावत, सीडीओ एकता सिंह समेत तमाम जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों ने इस यात्रा का स्वागत किया। यात्रा को लेकर सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसका उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना है। वहीं सीडीओ एकता सिंह ने कहा है कि इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और इस यात्रा को लेकर लाभार्थियों में भी काफी खुशी देखी गई। प्रोत्साहन मिलता है और मुझे आवास मिला है, शौचालय मिला है और बच्चे के खाने के लिए मीठा दलिया, उसे लड्डू बना के खिलाया जाएगा। नमकीन दलिया है, उसका हलवा बना के खिलाते हैं बच्चे को। यही सब योजनाएं मिली हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत में 600 से 700 लोगों का प्रतिभागिता है। सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लाइव सुना है, बहुत प्रसन्न है। सभी में एक बहुत उल्लास की भावना देख रहे हैं। उसको हम देख रहे हैं कि स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो लाभार्थी रह गए थे उन लोगों का संतृप्तिकरण कराया जा रहा है। भारत संकल्प यात्रा के तहत आज ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी बाराबंकी जनपद के चकिया गांव में उत्तर प्रदेश के चकिया गांव में आई हुई है, जिसका स्वागत यहाँ के ग्रामवासियों ने किया। इस वैन के माध्यम से सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। लोग उसका कैसे लाभ ले उसकी जानकारी लोगों को दी जाती है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं खुद लाइव जो है हमारे क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। लोगों ने उनकी बात सुन करके उसका लाभ लेने के लिए तैयार हुए हैं और विकसित राष्ट्र बनाना है तो लोगों को विकसित करना होगा। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश के गरीबों को, किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उनकी दिक्कतों को दूर करेंगे, तभी यह देश विकसित बन
जिला सहारनपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्तागण कलेक्टर परिसर में एकत्रित हुए और गैस सिलेंडर के मूल्य यानी कि 450 रुपए किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली और महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने भाजपा की केंद्र सरकार को जुमले वाली सरकार बताया है। आज हमारा ये स्लोगन देखिए आप, राजस्थान में हमने किया है, पिछली सरकारों में हमने किया है, छत्तीसगढ़ में हमने किया है और जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी हमने घोषणाएं की हैं, गारंटी दी है कि जो योजनाएं जिस तरह का हमने वादा किया है जनता से उसका पूरा करने का काम हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे सभी राष्ट्रीय नेता अजय राय जी, सभी लोग ये मांग आज कर रहे हैं कि यूपी में कब होगा 450 रुपए का सिलेंडर। हमारी सरकार में 450 रुपए का था, राजस्थान में 400 रुपए की घोषणा कर दी गई है, पिछला सिलेंडर 500 रुपए था। लेकिन ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, जो जनता से वादा करती है कि हम महंगाई कम करने का वादा करेंगे, लेकिन केवल वादा करती है, काम पूरा करने का काम नहीं करती। आज हम सभी कांग्रेस जन, महानगर अध्यक्ष हमारे और सभी फ्रंटल के अध्यक्ष, सभी हमारे कांग्रेस जन ये मांग करते हैं कि ये कब होगा, यूपी में कब होगा गैस सिलेंडर कब होगा, यूपी में महंगाई कब होगी, यूपी में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उसकी गारंटी कब। भारत में देव उठनी एकादशी से ही शादी का सीजन शुरू हो चुका है। पूरे देश में बैंड बाजा और बारात की धूम देखी जा रही है। शादियों की खरीदारी के लिए बाजार भी पूरे तरीके से गुलजार नजर आ रही है। बता दें, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक पूरे भारत में 38 लाख शादियां होंगी और खासकर 11 तारीखों पर शादी की धूम रहेगी। जाहिर है, भारतीय संस्कृति में शादी का अपना ही महत्व है और हिंदू रीति रिवाज में शादी से पहले हल्दी, मेहंदी, संगीत और फिर शादी होती है। उसने विदेशियों को भी आकर्षित किया है और यही वजह है कि विदेशी भी भारतीय शादी में शामिल होने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। भारत में शादी का सीजन परवान चढ़ा हुआ है। पूरे देश से शादी के अलग अलग नजारे सामने आ रही हैं। कुछ नजारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और बता रही हैं कि किस तरीके के बदलाव अब समाज में हो रहे हैं। राजस्थान से भी अचंभित करने वाले नजारे सामने आए हैं। राजस्थान की संस्कृति हर किसी का मन मोह लेती है। नागौर की खींवसर के धारनावास गांव में मंजू देवी के बेटे की शादी पर मामा हनुमान सियांग ने 1 करोड़ 31 लाख रुपए का मायरा भरा, क्योंकि सनातन संस्कृति में बहन के बच्चों की शादी पर मामा द्वारा मायरा भरने की परंपरा है और इसी परंपरा को निभाते हुए हनुमान सियांग ने मायरा भरा। चचालिया गांव से 600 गाड़ियों का काफिला रवाना होकर धारनावास गांव जितेंद्र मुंडेल के घर पर पहुंचा तो हर कोई अचंभित रह गए। उसके बाद जितेंद्र मुंडेल के मामा ने जितेंद्र की मां को गोटेदार चुनरी उड़ाकर मायरे की शुरुआत की। मायरे में हनुमान सियांग ने अपने भांजे जितेंद्र को जोधपुर में 75 लाख रुपए की कीमत वाला भूखंड, 28 तोला सोना, 15 लाख की कार और 21 लाख रुपए नकद दिए। और इस 1 करोड़ 31 लाख रुपए के मायरे की चर्चा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में हो रही है और नागौर का मायरा तो पहले से ही काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए आपको बताते हैं मायरा क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। मायरे की शुरुआत मुगल काल से ही चली आ रही है। नागौर जिले के जायल के ख्याल गांव के 2 जाट भाइयों ने जो धर्म बनाकर करोड़ों का मायरा भरा था। ख्याला के जाट धर्माराम और गोपाल राम पूरे मारवाड़ का मुगलिया सल्तनत के दौर में मुगल बादशाह के राजस्व टैक्स का कलेक्शन करते थे। एक दिन जब वह दोनों भाई राजस्व टैक्स का कलेक्शन करने मुगल बादशाह के दरबार दिल्ली लेकर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में एक महिला मिली जो रो रही थी। महिला का नाम लिचमा गुजरी था। दोनों भाइयों ने रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे की शादी है और उसके भाई नहीं है। ससुराल पक्ष वाले मायरा के लिए उसे ताने मार रही हैं और वह आत्महत्या करेगी। तो दोनों भाइयों ने उसे कहा कि आज से हम दोनों तेरे भाई हैं और हम तेरा मायरा भरेंगे। भाइयों के पास राजस्व कलेक्शन पूरे मारवाड़ का था। उन्होंने जमकर मायरा भरा और उसके बाद दोनों ही भाई दिल्ली के सम्राट के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। इतने में ही लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद राजा ने गुप्तचरों को भेजकर पूरी सच्चाई जानी और दोनों भाइयों को मुक्त कर दिया।
देश कोरोना के जद से अभी बाहर ही आया था कि अब एक नई बीमारी ने टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, उत्तरी चीन में बच्चों में रहस्यमय निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ने लगी है। वैज्ञानिकों का हालांकि कहना है कि इस हालात पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। वैसे अभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि चीन में श्वास संबंधी बीमारियों में हाल ही में हुई वृद्धि किसी नए वैश्विक संक्रमण की शुरुआत का संकेत है या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वह चीन में बच्चों में श्वसन रोग का कारण बने H9N2 वायरस के प्रसार पर करीबी नजर बनाए रखे हुए है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि भारत चीन में मौजूदा इन्फ्लुएंजा की स्थिति से पैदा होने वाली किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन में पता चले एवियन इन्फ्लुएंजा और श्वसन संबंधी बीमारियों से भारत को कम खतरा है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी के सामान्य कारण नहीं बताए गए हैं और किसी असामान्य रोगजनक या फिर अप्रत्याशित मामलों की पहचान नहीं हुई है। चीन में अक्टूबर 2023 में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के फैलने को लेकर देश में एवियन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ तैयारियों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। WHO ने जो समग्र जोखिम मूल्यांकन किया है उसमें H9N2 के इंसान से इंसान में फैलने की कम संभावना और कम मृत्यु दर का पता चलता है। मानव, पशुओं और वन्यजीव के बीच ज्यादा निगरानी की जरूरत है। चीन में संक्रमण में बढ़ोतरी के बाद पिछले हफ्ता केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय चीन में बच्चों में संक्रमण के मामले में वृद्धि पर बारीकी से नजर बनाए रखा हुआ है। अत्यधिक सावधानी के तौर पर मंत्रालय ने राज्यों से अपने अस्पताल में बिस्तर, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाएं और टीके, चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, पीपीई किट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार की ओर से अलर्ट के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में संक्रमण से निपटने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बीमारी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य के अस्पताल किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हमें भारत सरकार से भी गाइडलाइंस मिली है। मैंने अधिकारियों से इन पर सब पर गौर करने को कहा है। हमने अब अपने सभी अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा है। मॉर्फिन, ऑक्सीजन, बेड, पीपी किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहीं तमाम राज्यों में संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता चले, गुजरात में सरकार संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड पर है। राज्य ने गुजरात में कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान की गई ऑक्सीजन की उपलब्धता और बिस्तर की तैयारियों की फिर से जांच की। सुबह स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चीन में सांस की बीमारी के मामले में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय जो भी व्यवस्था की गई थी वे अभी भी परफेक्ट हैं। चीन में फैली श्वसन रोग को लेकर राजस्थान अलर्ट है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बाद चिकित्सा विभाग की वीसी हुई एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने प्रदेश भर की समीक्षा की। सबसे पहली बात तसल्ली की ये है कि हमारे देश में, प्रदेश में कोई केस नहीं आया है, लेकिन समय ऐसा है कि हमें जागरूक हो जाना चाहिए और अपनी तैयारियां रखनी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी है और हमने अपना एक वीसी के माध्यम से सभी संभाग, जिला स्तरीय अधिकारियों से, मेडिकल कॉलेजेस के ऑफिसर्स से सबसे बात की है और 29 तारीख को कल एक मॉड्यूल की जाएगी जिसमें कि कोई भी स्थिति को देखते हुए हम अपना पूरा एक जो स्वास्थ्य तंत्र है उसकी तैयारियों का एक जायजा लेंगे और आगे ऐसी स्थिति पर निरंतर समीक्षा की जाएगी साप्ताहिक स्तर पर और हम हर एक स्थिति के लिए तैयार रहेंगे।
पर मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि कोई भी अभी खतरे की स्थिति नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बच्चे हैं और जो हमारे वृद्धजन हैं और जिनको कई बीमारियों से ग्रसित हैं, वो थोड़ा सा सर्दी जुकाम का ऐसा मौसम है, उसमें वो एहतियात बरतें। वहीं इसके लक्षण कोविड संक्रमण से मिलते जुलते हैं, जिससे WHO ने इस मामले में रिपोर्ट भी दी। इस नए संक्रमण पर चीन की ओर से जवाब मिलने के बाद WHO ने फिलहाल कहा है कि चीन में सांस संबंधित बीमारियों के ताजा मामले माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे ज्ञात वायरस के संक्रमण से जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोविड प्रतिबंधों को हटाने के बाद इसके प्रचार में बढ़ोतरी हुई है। यह एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करता है और इस साल मई से बीजिंग और लियाओनिंग प्रांत में फैल रहा है। बढ़ते संक्रमण को लेकर चीन के अधिकारियों ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करने को कहा है। मेलबर्न स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रमुख ब्रूस थॉम्पसन ने कहा है कि प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भी असामान्य नहीं था। थॉम्पसन ने कहा कि सैंपल टेस्टिंग की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे यह संकेत मिले कि कोविड का एक नया वेरिएंट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। प्यार जब सर चढ़कर बोलता है तो अच्छे अच्छे लोग इश्क की चपेट में आ जाते हैं। 2 बच्चे और पति को छोड़कर किसी और शख्स के प्यार के लिए भारत से आई पाकिस्तान गई अंजू आखिरकार अपने वतन लौट आई है। सोशल मीडिया पर अंजू की पहली तस्वीर सामने आई। अंजू बुधवार को अटारी वाघा बॉर्डर की सीमा से भारत में दाखिल हुई और फिलहाल वो BSF के कैंप में है। दिखाते हैं आपको सीमा पार इश्क की कहानी। पाकिस्तान से वापस लौटी अंजू, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंजू को वापस हिंदुस्तान लौटना पड़ा? क्या अंजू को फिर से अपनाएगा परिवार? राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। अंजू किसी बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखती है और न ही उसके पास कोई बड़ी धन दौलत है। अंजू भिवाड़ी में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करती थी, जबकि उसका पति अरविंद इंडो कंपनी में काम करता है। अंजू के पति अरविंद के मुताबिक उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है, जबकि अंजू का परिवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहता है। अंजू और अरविंद की शादी साल 2007 में हुई थी। वहीं अरविंद का धर्म क्रिश्चियन है, जबकि अंजू हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है। लेकिन अंजू ने शादी के बाद अपना धर्म बदल लिया था। 20 जुलाई का वो दिन सामान्य दिन की तरह ही रहा होगा। उस दिन अंजू ने अपने पति को कहा कि वो जयपुर किसी काम से जा रही है, लेकिन शाम तक अंजू वापस नहीं लौटी। समय बीतने के साथ ही पति को बीवी की फिक्र सताने लगी और उसने अंजू को फोन किया, पर सामने से फोन बंद आने लगा। बार बार फोन करने के बावजूद अंजू से कोई संपर्क नहीं हो सका। आखिर 3 दिन बाद अंजू की खोज खबर तो मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजू ने 23 जुलाई को व्हाट्सएप पर अपने पति को कॉल किया और उसे बताया कि वो पाकिस्तान के लाहौर में अपनी फ्रेंड नसरुल्ला के पास है और 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगी। जब अरविंद को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंची अंजू और नसरुल्ला की कहानी आखिर कहां से शुरू हुई। दरअसल साल 2020 में अंजू और नसरुल्ला की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। नसरुल्ला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले का रहने वाला है। फेसबुक पर जब दोनों की दोस्ती थोड़ी आगे बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर ले लिया। दोनों की बातचीत व्हाट्सएप पर होने लगी। करीब 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इसी बीच अंजू और नसरुल्ला ने एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब नसरुल्ला ने भारत आने से मना किया तो अंजू पाकिस्तान जाने को तैयार हो गई। पाकिस्तान जाने के बाद ऐसी खबर भी सामने आने लगी। अंजू ने नसरुल्ला के साथ निकाह कर लिया और उसके बाद इस निकाह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी।
इतना ही नहीं, अंजू ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया और अपना नाम फातिमा रख लिया। फिलहाल एक लंबे इंतजार के बाद अंजू भारत वापस आ गई है। अब देखना ये होगा कि क्या परिवार उसे अपनाता है या वो वापस नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए, खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।